जय संविधान। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जिस प्रकार से आज सत्ता पक्ष के अंदर भगदड़ की स्थिति हो गई है, सभी पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने पे उतारू हो गए हैं और जो पिछले 10 साल से उस समय का वेट कर रहे थे जबकि जो सत्ता में बैठा हुआ, शिखर पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो कमजोर हो और उसकी लॉबी कमजोर हो, वो प्रहार करेंगे। उन्हें लग रहा है कि वो समय आ गया है और इस समय वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि जिस प्रकार के कथन वो दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी कार्यप्रणाली है, उससे वो पार्टी जिसकी वजह से वो 10 साल से सत्ता में हैं, वो न केवल सत्ताच्युत हो जाएगी बल्कि बहुत सालों तक वो सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। देखिए, मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दिया, पहले भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, पहले भी उन्होंने आत्ममुग्ध होने की बात, अहंकारी होने की बात, प्रतिपक्ष होने की बात कही थी, विपक्ष होने की बात नहीं कही थी। तो उन्होंने भी मौके की नजाकत को भांपते हुए यह बात कही थी। अब मोहन भागवत जी ने दूसरी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो अपने को सुपरमैन कहने वाली प्रक्रिया है, अपने को स्ट्रॉन्ग मैन दिखाने की प्रक्रिया है और अपने को अवतारित पुरुष दिखाने की प्रक्रिया है, ये एक प्रकार का विकार है। ये तो नहीं कहा कि एक प्रकार का विकार है, लेकिन मतलब उनका वही था। हम लोग साधारण मानव हैं हम जन्म हमने लिया है और हमारा अंत होगा, सबके साथ यही होगा। बल्कि ये तो हमारे सनातन धर्म के जो प्रभु थे, उन्होंने भी जन्म लिया और उनका भी देहावसान हुआ। मोहन भागवत जी ने कहा। इसके बाद महाराष्ट्र के अंदर आप सोचिए, जहां पे अजीत पवार को, एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार से शरद पवार के खिलाफ विद्रोह कराकर उस अजीत पवार को अपनी पार्टी में अधिकांश विधायकों के साथ ले लिया और सत्ता में उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, जिसके खिलाफ खुद प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे एक दिन पहले और फडणवीस साहब कह रहे थे चक्की पीसिंग, उस व्यक्ति को आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब जब यह स्थिति आपको लगी कि महाराष्ट्र के अंदर तो महायुति की हालत बहुत ज्यादा खराब है, अब दोषारोपण शुरू हो गए। कोई कह रहा है मोदी जी की गलती है, कोई कह रहा है फडणवीस साहब की गलती है, कोई कह रहा है एकनाथ शिंदे की गलती है, कोई कह रहा है कि अजीत पवार की गलती है। लेकिन सारा का सारा ठीकरा अजीत पवार पे थोप दिया गया, जबकि अजीत पवार तो कुल 4 सीटों पे लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ज्यादा सीटों पे लड़ रहे थे। हालांकि ये बात सही है कि अजीत पवार को केवल एक सीट 4 में से मिली, लेकिन वो सीट लड़ ही नहीं रहे थे। और अब भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि अजीत पवार को युति से बाहर कर दो, माने यूज एंड थ्रो वाली स्थिति। पहले एक आदमी जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ, अपने प्रयोग के लिए उसको पार्टी में लो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ, बड़ा पद दो, बड़ा मंत्रालय दो, और उसके बाद जब उसका उपयोग खत्म हो जाए उसको निकाल के बाहर फेंक दो। कोई मित्रता नहीं, कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया खेल चल रहा है जो कि अमित शाह जी के बीच में, योगी जी के बीच में और मोदी जी के बीच में चल रहा है। क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में जो हाल भारतीय जनता पार्टी का हुआ, उससे बात तो स्पष्ट हो गई कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी है और ये पीडीए का जो फॉर्मूला है, इसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत कमजोर कर दिया है। अब ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ये स्थिति पैदा हुई, तो यहां भी जैसे महाराष्ट्र में किया, उत्तर प्रदेश में भी दोष ढूंढने के लिए लोग ढूंढने लगे। जबकि असली जो रोल था, जो टिकट बंटवारे में, कन्वेंसिंग करने में, पब्लिसिटी में, पोस्टर्स में, बैनर्स में, वो सारा का सारा मोदी जी का था। योगी जी का तो कहीं नाम ही नहीं था। और टिकट बंटवारा अमित शाह जी ने किया था। लेकिन कई लोगों से कहलवाना शुरू किया
संजय निषाद से कहलवाया कि बुलडोजर चलेगा तो वोट कैसे मिलेंगे। अनुप्रिया पटेल से कहलवाया कि ये तो नॉन फाउंड सुटेबल की सरकार है, एनएफएस, ये पीडीए और बाकी सरकार नहीं है, ये तो एनएफएस की सरकार है। और ओबीसी के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको तो नॉन फाउंड सुटेबल करके उनको रिजेक्ट कर देते हैं, केवल सवर्णों को स्थान देते हैं, ये कहलवाया गया। केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी के बीच में जैसा संघर्ष और द्वंद्व चल रहा है वो आपके सामने है। अभी 10 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे समय में योगी जी ने एक चाल चली है, क्योंकि यह माना जा रहा था कि लोकसभा के चुनाव का दोष तो अमित शाह जी पे और मोदी जी पे डाल दिया जाएगा, क्योंकि योगी जी का बहुत ज्यादा रोल उसमें नहीं था। लेकिन अगर इस 10 उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो हेडक्वार्टर जो हाई कमान है भारतीय जनता पार्टी का, उसने अपने हाथ खींच लिए। उसने कहा योगी जी आप ही टिकट बांटिए, आप ही कन्वेंसिंग कीजिए, आप ही पब्लिसिटी कीजिए और आप ही चुनाव के लिए उत्तरदायित्व तो होगा आपका होगा, क्योंकि हाईकमान को पता है कि इस 10 उपचुनावों में स्थिति उससे भी बदतर होने वाली है जो स्थिति लोकसभा के अंदर हुई है। लेकिन इसके माध्यम से योगी जी को दोषी ठहराया जा सकेगा और योगी जी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटाया जा सकेगा। अब योगी जी भी तो राजनीतिज्ञ हैं, वो भी जानते हैं कि उनको कमजोर करने की चाल दिल्ली चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य उनकी मीटिंग में नहीं आते हैं, उनका विरोध करते हैं, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स उनकी मीटिंग में नहीं आते हैं। तो उन्होंने एक चाल चल दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी, अमित शाह जी और केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं हूं हिंदुत्व का असली प्रतीक। और अपने को हिंदुत्व का असली प्रतीक दिखाने में उन्होंने अपने प्रशासन के माध्यम से इतना मूर्खतापूर्ण आदेश पारित करवा दिया मुजफ्फरनगर के अंदर। उन्होंने कहा हर दुकान के ऊपर लिखना पड़ेगा, हर फल विक्रेता को और रेस्टोरेंट वाले को, आपका नाम क्या है, जिसे कांवड़ यात्रियों को यह पता चल जाए कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन दलित है, कौन आदिवासी है और कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है। माने जो वर्ण व्यवस्था है उसको कायम करने का एक कानून, एक आदेश मुजफ्फरनगर में पारित करा दिया गया। अच्छा, यह आदेश पहले तो केवल मुजफ्फरनगर में पारित कराया गया, पूरे प्रदेश से, पूरे हिंदुस्तान से, सारे राजनीतिक दलों से, विपक्ष द्वारा भी, सत्ता पक्ष के द्वारा भी इसकी आलोचना की गई। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इसकी आलोचना की, जयंत चौधरी ने भी इसकी आलोचना की। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो इसकी आलोचना न करे, क्योंकि यह संविधान विरुद्ध है। अगर आप किसी धर्म और जाति को, किसी समाज को आइसोलेट कर देंगे और उसको भूखा मरने पे मजबूर कर देंगे तो यह राष्ट्रहित में नहीं होगा। दूसरी बात यह है, यह भी आपको वास्तविकता समझनी होगी, ये जो ब्रह्मांड है, जब हम पैदा हुए थे हमें नहीं पता था हमारा क्या धर्म है और हमारी जाति क्या है। ये तो क्योंकि जिस कुल में हम पैदा हुए, जिस समाज में हम पैदा हुए, उस समाज ने हमारे दिमाग में भरा कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं और ये हमारी रीति है, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति है। वरना जन्म के समय तो किसको पता रहता है कि वो किस धर्म और जाति का है। तो ये जो पृथ्वी है, ये सृष्टि बनी है, ये कोएग्जिस्टेंस के लिए बनी है। जैसे पूरा ब्रह्मांड ही कोएग्जिस्टेंस पे है। अगर ये आपस के ग्रह हैं, वो सूर्य के बहुत पास चले जाएं, बहुत दूर चले जाएं और इनका संतुलन बिगड़ जाए तो सब आपस में भिड़ जाएंगे और सृष्टि खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म की मूल भावना है, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की बात की गई, जिसमें कोएग्जिस्टेंस की बात की गई, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई, उस बात को नेग्लेक्ट कर दिया गया और हिंदुत्व के और सनातन धर्म के विरुद्ध जो ये बातें, ये आदेश पारित हुआ,
ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि देश को बांटने और देश को तोड़ने का प्रयास आप क्यों कर रहे हैं। आप मेरे हिंदू धर्म और सनातन धर्म को पूरे विश्व में बदनाम क्यों कर रहे हैं। और अगर योगी जी आपका मकसद इसमें यह था, क्योंकि कोई भी डीएम देखिए आदेश ऐसे पारित नहीं कर सकता जब तक मुख्यमंत्री का ऊपर से अनुमति ना हो। इसका माने मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने योगी जी की अनुमति से आदेश पारित किया है और पूरे प्रदेश के अंदर अगर लागू किया, इसका माने योगी जी की सहमति है। तो योगी जी शायद ये संदेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर देना चाह रहे हैं कि जब मोदी जी इतने कमजोर हो गए हैं तो पूरे भारतवर्ष के अंदर मैं हूं हिंदुत्व का प्रतीक, जबकि मैं इसको हिंदुत्व नहीं मानता, मैं इसको हिंदुत्व विरोधी मानता हूं, सनातन विरोधी मानता हूं। इससे विश्व में सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बदनामी होती है और इनको यह पता होना चाहिए आदेश पारित करने वाले लोगों को कि पूरे विश्व में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि मुस्लिम देशों में जीवन यापन करते हैं, करीब 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन देशों में जीवन यापन करते हैं, उनसे कोई धार्मिक भेदभाव नहीं होता। तो अगर आप उनके साथ भेदभाव करेंगे तो ये हमारे बच्चे और हमारे परिवार के लोग जो विदेश में रह रहे हैं, मुसलमान और क्रिश्चियन देशों में रह रहे हैं, उनको भी कष्ट झेलना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए बुद्धि चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि योगी जी जानते हैं कि मोदी जी और अमित शाह उनको सत्ता से हटाना चाहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने एक चाल चली है। उन्होंने अपने को सबसे बड़ा हिंदू हित रक्षक मोदी जी से भी बड़ा दिखाने का प्रयास किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी में विधायक हैं, वहां तो कोई टूट की संभावना थोड़ी कम है। और हिंदुत्व के मुद्दे पे कौन योगी जी के खिलाफत जाएगा, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी ने स्टेटमेंट दिया लेकिन बाद में उसको विड्रॉ कर लिया, उसमें कुछ फेरबदल कर दिया क्योंकि दबाव पड़ा। तो योगी जी ने एक मैसेज दिया है कि मैं तो स्टेबल हूं, मोदी जी आप स्टेबल नहीं हैं और आपकी जो शासन है वो डिपेंडेंट है टीडीपी पर और जेडीयू पर और एकनाथ शिंदे पर और चिराग पासवान पर। तो ये मेरे इस कदम से मेरी सरकार तो नहीं गिरेगी लेकिन आपकी सरकार गिर जाएगी, तो मुझे डिस्टेबलाइज करने का प्रयास मत कीजिए। तो एक प्रकार का गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। वेस्ट बंगाल के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं वो कुछ और बात कह रहे हैं। हर प्रदेश कर्नाटका के एक दलित सांसद जो 7 बार के सांसद हैं वो अलग बात कह रहे हैं। अजीत पवार के बड़े बड़े नेता रोज शरद पवार के जाके शामिल हो रहे हैं। बीआरएस के 10 विधायक कांग्रेस में जा चुके हैं। बंगाल में जैसे सुपड़ा साफ किया है बीजेपी का ममता दीदी ने, उससे लगता है कि पिछली बार तो असेंबली में 72-73 सीटें मिल गई थी, इस बार 10 सीटें मिल जाएं और वो भी उस गढ़ से नॉर्थ बंगाल के जहां बीजेपी जीती थी। इस बार सारी सीटें वहीं की थी और बीजेपी होल्ड करती थी, वहां बीजेपी हार गई है। तो मोहन भागवत जी का कहना, संजय निषाद का कहना, अनुप्रिया पटेल का कहना, योगी जी का मुजफ्फरनगर की बातें करना, आदेश पारित करना, अमित शाह जी का केशव प्रसाद मौर्य से बार बार मीटिंग करना और केशव प्रसाद मौर्य का जो पीडीए का फॉर्मूला है उसको आगे बढ़ाना और योगी जी द्वारा उसका काउंटर करना, हिंदुत्व से पीडीए को दबाना। इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब जयंत चौधरी ने जब विरोध कर दिया, सारे विरोधी दल और सत्ता पक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, किसान अब संयुक्त किसान मोर्चा अपना आंदोलन शुरू करने वाला है एमएसपी का। राहुल गांधी एक प्राइवेट बिल लाने वाले हैं एमएसपी का पार्लियामेंट के अंदर। वोटिंग होगी, कुछ लोग होंगे जो समर्थन में वोट करेंगे, कुछ लोग होंगे जो विरोध में वोट करेंगे। जो समर्थन में वोट करेंगे, जो बिल का समर्थन करेंगे, वो किसान हितैषी माने जाएंगे, जो विरोध में वोट करेंगे वो विरोधी माने जाएंगे। और ये इसके बाद ही इलेक्शन होने हैं हरियाणा के, महाराष्ट्र के, जम्मू एंड कश्मीर के, बिहार के, झारखंड के। तो एक मैसेज चला जाएगा देश की
60% किसान जनसंख्या को कौन किसानों के साथ है, कौन विरोध में है, और उसका दुष्परिणाम इलेक्शन में पड़ेगा और बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और इन्हीं इलेक्शन के बाद दिल्ली की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में रहेगी कि नहीं रहेगी, इन 4-5 जो असेंबली के इलेक्शंस होंगे उसके बाद, बल्कि 10 जो बाई इलेक्शंस होंगे उत्तर प्रदेश के, उसके बाद ही क्लियर हो जाएगा कि सरकार कितने महीने चलेगी। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दांव पेच चल रहे हैं, और दांव पेच में सारी मर्यादाओं को ताक पे रखते हुए सारे प्रकोष्ठ, सारे लोग जो 10 साल से दबे थे, जो बोल नहीं पा रहे थे, जो ये नहीं कह पा रहे थे कि आप हमें तो रिप्रेजेंटेशन दे नहीं रहे, आप सारे कांग्रेसियों के अंदर भर रहे हो। बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर वीर बहादुर सिंह जो दिवंगत मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बेटे फतेह बहादुर सिंह कह रहे हैं कि मैं 100 दिन से गुहार लगा रहा हूं, मुझे सिक्योरिटी दीजिए, मेरी जान को खतरा है, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही, मुझे कोई समर्थन नहीं मिल रहा। और वो उसी क्षेत्र से आते हैं जहां पे योगी जी आते हैं। तो इतनी ज्यादा गुटबंदी है। रवि किशन जी अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि वो मोदी जी के पक्ष के हैं, तो मोदी जी का पक्ष, अमित शाह जी का पक्ष, जो विपक्षी दल हैं उनका पहले ही कह दिया था मोहन भागवत जी ने कि ये प्रतिपक्ष है, ये विपक्ष नहीं है, इनके साथ लोकतंत्र में मिलजुल के रहना पड़ता है। मतलब यह है कि सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है, शतरंज की चालें चलनी शुरू हो गई हैं, और इसका परिणाम आपको यूपी के बाई इलेक्शंस में, और जब किसान बिल दिल्ली में संसद के अंदर आएगा, उसके बाद जिस प्रकार का किसानों के प्रति समर्थन आपको दिखाई पड़ेगा, और पूरे देश की राजनीति 2 भागों में बटेगी, एक किसान समर्थक और एक किसान विरोधी, उससे देश की राजनीति की दिशा बदल जाएगी। और उसके बाद ये जो एनडीए की सरकार है ये टूट जाएगी और एक ऐसी सरकार बनेगी जो किसान हितैषी होगी, जो पूंजीपति विरोधी होगी, जो गरीबों की हित रक्षक होगी और बहुत अमीर लोगों के साथ नहीं खड़ी होगी। ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मुझे लगता है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये डिस्कस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।